नमस्कार, मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौर में आज 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। कई त्योहार एक के बाद एक स्तर पर हैं और कोरोना की दर में कुछ कमी भी आई है। 23 जुलाई के बाद पहली बार भारत ने 24 घंटों में 50,000 से कम कोरोना के मामले दर्ज किए हैं। जाहिर है कि लोगों में कुछ इत्मीनान तो हो ही गया है और साथ ही लापरवाही बढ़ी है। तो प्रधानमंत्री ने आज का यह संबोधन बिल्कुल कोरोना से बचने की सावधानियों पर फोकस करके रखा। कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, वायरस नहीं गया है। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पक्की हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। प्रधानमंत्री का ये संदेश जरूरी था, क्योंकि लापरवाही कई स्तर पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री का ये संदेश कोरोना के दूसरे पीक को या कोरोना को बढ़ने से रोक पाएगा। बिहार में चुनाव हैं। सबसे पहले बिहार की ही तस्वीर देख लीजिए। चुनाव के सामने कोरोना लगता है कि भाग गया है। पहली जनसभा की शुरुआत बिहार में चुनावी रैलियां जब इजाज़त दी गई तो शुरुआत हुई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली से, जो इसी महीने की 11 तारीख को की गई। गया में ये जनसभा हुई। भीड़ में यहाँ पर ना तो 2 गज की दूरी दिखाई दे रही है, ना मास्क का कोई ख्याल रखा गया है। सुनिए, बिहार में कोरोना का कोई डर नहीं है, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। सियासी हार जीत से ज़्यादा डर लगता है या फिर कोरोना के संक्रमण से डर लगता है? कोरोना से तो डर लगता है,
लेकिन ये लोकतंत्र के महाभारत के सामने कोरोना का जो प्रकोप था वह कम हो गया। आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मास्क यहाँ तमाम सारे लोग नहीं लगा रखे हैं, आपने भी मास्क नहीं लगाया? मैं मास्क लगाए हुए थे, अभी खोल दिया हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मास्क लगाता हूँ। और आपने क्यों नहीं लगाया मास्क? लगाए हुए थे। लोग कानून का पालन करने वाले हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी बिहार दृष्टि दे रहा था सबको, दुनिया को। ये मास्क तमाम सारे लोग नहीं लगाए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मास्क सब लोग लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पालन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग का या भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, गया के लोग हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। कोरोना का कोई असर बिहार वासी को नहीं होने वाला है। और हमको खुशी इस बात की होती है, मिट्टी में ताकत की वजह से लोग बचे रहेंगे कोरोना में। मेहनती है। और मित्रों दूसरी बात बता दूं, कोरोना नहीं है बिहार में, कोरोना नहीं है बिहार में, कोरोना नहीं है। ये है बिहार का राजनीतिक गौरव, जिसको समझना चाहिए। अभी बोलिए कि इतना भीड़ में प्रोग्राम हो सकता है, माता रानी का पूजा नहीं हो सकता है। अभी थाना से नोटिस आया है कि पूजा नहीं करना है। 4 फीट की मूर्ति बैठाने के लिए नोटिस आया कि पूजा नहीं करना है। अब बताइए, 5 आदमी मिलकर पूजा करता है, उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? यहाँ रैली में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। बाप रे, 10,000 की भीड़ है। अब 5 आदमी मिलकर पूजा कर रहे हैं तो सरकार को दिक्कत है। तो रैलियों में 10,000 की भीड़ है तो पूजा पर रोक क्यों की जा रही है? तमाम सवाल बने हुए हैं और इसलिए सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद क्या लोग एहतियात बरतना शुरू करेंगे? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं बिहार चुनाव के लिए। हमारे सहयोगी ने बताया कि कल उनका जो कार्यक्रम है उसमें वो 12 सभाएं कर रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड होगा अपने आप में। और उनकी गया और पालीगंज की सभाओं में जो भीड़ उमड़ी, वहाँ पर भी कोरोना का डर कोसों दूर था लोगों से। ऐसा लगता है कि इन्होंने कोरोना पर जीत पा ली है। भीड़ तमाम जगह पहुंच रही है। ये तो 2 तस्वीरें तेजस्वी यादव की रैलियों से हैं, गया से और पालीगंज से। वहां पर देखिए कि क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। भीड़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में भी पहुंची है। कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही है प्रशासन की तरफ से कि लोगों को जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसका पालन करने की लोगों को एहतियात करने के लिए निर्देश दें। तो ये है सियासी रैलियों का हाल। इसके अलावा दुर्गा पूजा की रौनक भी है। दिल्ली में फैसला ले लिया गया है कि जहां पे सबसे शानदार पूजा होती है चितरंजन पार्क, वहां पे पंडाल न लगाए जाएं, लोगों की भीड़ न उमड़े। कोलकाता में पंडालों में इतनी भीड़ उमड़ने लग गई, वहां पे खास रास्ते बना दिए गए थे लोगों के लिए कि वो पंडाल में पहुंचे, कि उनको रोकने के लिए हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि लोग पंडाल के अंदर नहीं जाएंगे, वहां पर पूजा होगी। तो ये तमाम भीड़ भाड़ जो है वो उभर रही है। अब इसके बाद ये सवाल है कि प्रधानमंत्री के इस भाषण से, प्रधानमंत्री के दोबारा लोगों को चेताने से कितना लोग सुधर जाएंगे। और इसके बहुत ज़रूरी था आज का ये संदेश प्रधानमंत्री का। और साथ साथ ये कि अभी जो ये लग रहा है कि हमने कोरोना को कुछ हद तक काबू किया है, उसका डर अभी भी बना हुआ है कि पीक दोबारा क्या हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर विवेक नागिया हैं, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं और हेड हैं रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन मैक्स साकेत के। हमारे साथ MK वेणु हैं, जो फाउंडिंग एडिटर हैं द वायर के। और नीरजा चौधरी हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन कुछ देर में जुड़ेंगी शायद। डॉक्टर विवेक नागिया, प्रधानमंत्री के आज के संबोधन पर उन्होंने तमाम एहतियात बरतने की बात की है। कल जब उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात की थी तो लग रहा था कि हमने काफ़ी हद तक कोरोना को काबू में कर लिया, और ये कहा भी जा रहा है कि शायद पीक हो गया है। पर बहुत सारे देशों में देखा जा रहा है, ब्रिटेन देखिए, यूरोप के कई देश देखिए, कई जगह इटली वगैरह में तो दोबारा लॉकडाउन की बात सोची जा रही है। तो यहाँ पर भी ये खतरा बना रहेगा, क्योंकि त्योहारों के बाद खास तौर पर पीक वापस या केसेस बढ़ते देखे गए हैं। जी, मैं आपकी बात से पूरे 100% सहमत हूँ। इनफैक्ट आज का जो प्रधानमंत्री साहब का जो एक काइंड ऑफ रेगुलेटरी इन्होंने जो इशू किया है कि हमें
प्रिकॉशन अभी भी कंटिन्यू करने हैं, बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि धीरे धीरे देखा जा रहा है कि लोग थोड़े से लैक्स होते जा रहे हैं अपने सेल्फ कंट्रोल में। आफ्टर ऑल प्रशासन भी एक हद तक ही ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, बट बहुत जरूरी है हमें आत्म नियंत्रण करना, ताकि अभी भी जो है कोरोना वायरस यहाँ पे है, हमारे आसपास है, कोरोना कहीं खत्म नहीं हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि पीक खत्म हो गई है, पीक खत्म हो गई है, पर ऐसा नहीं है कि पीक फिर से नहीं आ सकती है। और पीक किसको कहते हैं, हमें क्या मालूम कि ये पीक ही है, कि अगली बारी इससे और ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकते नंबर ऑफ केसेस। सो ये सब देखते हुए आई थिंक बहुत जरूरी है हमें कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए। जो उसके साथ साथ चुनावी रैलियां हो रही हैं, बिहार में चुनाव हैं, एक राज्य जहां पर चुनाव से बहुत ज़्यादा हलचल हमेशा होती है और पूरी जनता इस चुनाव के इर्द गिर्द जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये लोगों को हमने सुना किस तरह की बातें हो रही हैं कि यहाँ पे कोरोना भाग गया है, कोरोना हमारे सामने, लोकतंत्र के इस पर्व के सामने हार गया है। ये तमाम जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, एहतियात किस तरह से बरतना, और हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर निर्देश भी नहीं दिए जा रहे हैं कि वो जो तमाम बातें प्रधानमंत्री कर रहे थे, 2 गज की दूरी और मास्क, ना कोई दूरी दिखती है, ना कोई मास्क नज़र आता है। आधे से ज़्यादा लोग मास्क को एक बस कानों में लटका लेते हैं, मास्क सही तरीके से कोई पहनता नहीं है। ये कितना खतरनाक है, इससे ये सुपर स्प्रेडर हो सकता है, ये इस तरह की जो सभाएं हैं। बिल्कुल, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि यही हम देख रहे हैं कि जहां 4 लोग इकट्ठे मिलके बैठते हैं, पार्टी करते हैं, खाना पीना साथ में होता है, एक को होता है तो इस बीमारी का इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है। ये देखा गया है कि जब एक जन किसी को होता है तो उनके साथ वाले जितने हैं फैमिली मेंबर्स, उन सबको हो जाता है, या कम से कम नहीं तो 2/3 या 3/4 ऑफ द फैमिली मेंबर्स को बीमारी हो जाती है। डॉक्टर नांगिया, क्या ये इन्फेक्टिविटी जो रेट है वो कम हुई है, जो आर फैक्टर है वो अब कम हुआ है पहले के मुकाबले? नहीं, कुछ कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट काफी लोगों का मानना यह है कि अब ये बीमारी थोड़ी सी लेस सिवियर हो गई है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। हम उतने ही देख रहे हैं। बेसिकली जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज है वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, एक इंसान पे डिपेंड करती है कि उनका इम्यून सिस्टम कैसे बिहेव करता है। ये मान लेना कि अब ये डिजीज जो है माइल्ड हो गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग टीवी में बैठ के बार बार ये कहते रहते हैं कि 80% केसेस माइल्ड हैं, इसका मतलब ये है कि अब हमें अपने एहतियात नहीं बरतने हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मान लिया हमने कि 80% लोग सेफली निकल जाते हैं, बट वो 20% हमारी पॉपुलेशन के लिए वो 20% भी बहुत बड़ा नंबर है। लॉकडाउन से हम लोग को जरूर फायदा हुआ है। जी जी, इनिशियल लॉकडाउन से हमें जरूर फायदा हुआ अपने हेल्थ केयर सेटअप्स को स्ट्रेंथन करने का, टू बी एबल टू फाइट दिस डिजीज। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अब लैक्सिटी शो करके उस हेल्थ केयर सिस्टम को टोटली एक डिजास्टर्स काइंड ऑफ सिचुएशन में ले जाएं जहां हम कोपा भी ना कर पाए विद द काइंड ऑफ रश जो आ सकता है। जी डॉक्टर नांगिया, इसके पहले कि मैं एम.के. वेणु के पास जाऊं, एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो मौसम है, खास करके बताया जा रहा है कि ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, प्रदूषण ज़्यादा है, तापमान गिरेगा, वाकई क्या इसमें खतरा स्प्रेड का बढ़ जाता है? देखिए क्या होता है, जब भी बाहर प्रदूषण होता है तो PM 2.5 एक पार्टिकल साइज होता है जो बढ़ने लग जाता है प्रदूषण की वजह से। वायरस जो नॉर्मली अगर कोई छींकता है, खांसता है, हंसता है, जो बलगम निकलता है, वो यूजुअली जो है जमीन के ऊपर स्प्रेड हो जाना चाहिए और फिर वहां से स्प्रेड होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किंतु अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकल साइज जो है वो अगर हाई रहेगा तो वायरस जो है उस 2.5 पार्टिकल के साथ चिपक जाता है और वो जब दूसरे इंडिविजुअल्स इनहेल करते हैं तो उसकी, क्योंकि उसके साथ चिपका हुआ होता है, तो उसका स्प्रेड ज्यादा हो जाता है। रादर देन एक चीज जो जमीन पे गिर जाए और फिर स्प्रेड ना हो पाए, उसकी बजाय अगर वो हवा में ही सस्पेंडेड रहे तो स्प्रेड ज्यादा हो। ये तो नॉर्मल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। ठीक, तो ये माना जाए कि जहां जहां पे प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर बीमारी का खतरा भी बढ़ेगा। डेफिनेटली होगा, और ये भी एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि प्रदूषण की वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इम्यूनिटी होती है वो भी कम हो जाती है। हम देखते हैं कि लोगों को निमोनिया ज्यादा होते हैं उस टाइम पे, लोगों को ब्रोंकियल एस्मा के एपिसोड ज्यादा होते हैं, COPD के एपिसोड ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक जो इम्यून सिस्टम है वो लोअर हो जाता है, सो इसलिए वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के होने से। सो ऑलरेडी अगर एक कोरोना पैंडेमिक चल रहा होगा, कोरोना वायरस हवा में होगा, तो आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक से नहीं कोप अप कर पाएगा अगर वायरस के साथ, तो डेफिनेटली उसका प्रकोप ज्यादा ही होगा इंसान। ठीक है, M.के. वेणु, आप
प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो ज़रूरी था, संबोधन ज़रूरी था। हम देख रहे हैं किस तरह की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री को आकर ये कहना कि कैसे ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए जब तक कि दवाई ना आ जाए, ये बहुत ज़रूरी था। इस समय एक और जो संकट है जो इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर स्प्रेड ज़्यादा होता है तो दोबारा ऐसे हालात आ जाएंगे जब कुछ कारोबार बंद करने पड़ते हैं और जो आर्थिक स्थिति बुरी होती चली गई है वो और बिगड़ सकती है, क्योंकि अब अनलॉक में चीज़ें धीरे धीरे खुली हैं और लोगों के रोज़गार का ज़रिया दोबारा शुरू हुआ है। तो ये खतरा ऐसे में बना हुआ है। क्या ये भी उम्मीद की जा रही थी या क्या प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए था इस मौके पर, त्यौहार भी हैं, कि किसी तरह का पैकेज जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिला, इस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स में भी कुछ मदद की बात, बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसा कहा जा सकता था। हाँ नगमा, मैंने भी ये सोचा कि शायद प्रधानमंत्री जो आर्थिक स्थिति है और जो स्टिमुलस अभी तक जो डायरेक्ट बेनिफिट जो लोगों के, गरीबों के हाथ में, खासकर जो और सब देशों ने दिया है पैसा गरीबों के हाथ में, थोड़ा इकोनॉमी को थोड़ा वो करने के लिए, डिमांड को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए, वो चीज कुछ सुनने को नहीं मिला। मैंने देखा कि प्रधानमंत्री कभी इकोनॉमी के बारे में कभी कुछ स्पष्ट बोलते नहीं है और अभी तक उनका यही रिकॉर्ड रहा है कि इकोनॉमी के बारे में वो औरों पे छोड़ देते हैं। उसका कारण ये हो सकता है नगमा, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में कहना, कुछ भी कहना जी मेरे ख्याल से एक जोखिम वाला काम है, क्योंकि इकोनॉमी जो परफॉर्म कर रही है कोरोना से पहले भी आप देखिए पिछले 2-3 साल में बिल्कुल गिरावट, वो हमें ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं वेनु, जो आपने ही ट्वीट किया है कि एशियाई विकास और कोरोना जो देश जो हैं उसमें जीडीपी विकास और कोविड से मौत प्रति 10 लाख की आबादी, इसमें बांग्लादेश में जीडीपी विकास जो 3.8% रही है और यहाँ पर जो देश एशियाई देश हैं उसमें सबसे नीचे भारत है -10.3%, और ये IMF और वर्ल्डोमीटर के आंकड़े हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति काफी बुरी रही है, खास तौर पर भारत की, क्या मानते हैं आप इसकी वजह? तो सबसे पहली बात, सबसे अहम बात नगमा ये है कि जैसे मैंने जो टेबल दिया है आपको IMF का, उसमें हिंदुस्तान का जो आर्थिक जो परफॉर्मेंस सबसे खराब है। और आप दूसरी बात देखिए, 10 लाख में जो मौतें हुई है सबसे ज्यादा, वो भी हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा है, चाहे आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हाँ, और सब देशों का बहुत कम है, और इंडोनेशिया बड़े बड़े, उनका भी आधा है हिंदुस्तान से जी। तो ये क्या दर्शाता है? एक तो जो आर्थिक परफॉर्मेंस है उसमें इंडिया सबसे बुरा रहा है, क्योंकि इंडिया का लॉकडाउन सबसे हार्श था, और उसके बावजूद जो हमने जो कोरोना की जो मौतें जो है पर 10 लाख जो ये टेबल दिखाती है, वो भी हम पूरी तरह और देशों से अच्छा नहीं कर पाए हैं। इसका कारण नगमा, सबसे बड़ा कारण यह है कि आज प्रधानमंत्री ने जो भी कहा, मगर वास्तविकता क्या है? रियलिटी ये है कि शुरू से केवल एक 150-100 मिलियन जो मिडिल क्लास, जो बड़े घरों में ठीक ठाक रहते हैं और जो डिस्टेंसिंग रख सकते थे, उन्होंने रखा। ज्यादातर आप देखिए स्लम्स में माइग्रेंट लेबर, शुरू से उनमें कोई भी एहतियात बरत नहीं पाए, और जिस तरह हमने, हमारी उनकी मजबूरी भी है, वो कर नहीं पाएंगे जब इतने छोटे छोटे कमरों में ऐसी जगहों पे लोग रहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ नगमा, जो हिंदुस्तान का जो अर्बन 90% अर्बन पॉपुलेशन तो ऐसे धारावी जैसे जगह में रहता है, वहां पे कभी कुछ हो ही नहीं पाया। तो बिल्कुल ये हमें सोचना कि हमने शुरू में बड़ा एहतियात बरता, ये सब कल जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे इंटरनेशनल एक फोरम पे, तब उन्होंने ये कहा जिससे कि किसी भी तीसरे व्यक्ति को ये लगेगा कि भारत ने बहुत अच्छा किया है कोरोना की रोकथाम में। नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरजा जी, प्रधानमंत्री के भाषण पे राहुल गांधी ने उसके पहले ही ट्वीट किया था कि वो उम्मीद करते हैं कि चीन पे भी प्रधानमंत्री बोलेंगे, पर आपको क्या लगता है? हमने कुछ देर पहले और पत्रकारों से भी बात की, कुछ कहना था, ये मानना था कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा, और तमाम ऑपोजिशन को भी इस समय इसको एनफोर्स करने की कोशिश करनी चाहिए, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कोई फोरम नहीं था चीन पर बात करने का। तो जो विपक्ष की तरफ से ये ट्वीट आया था, आप
कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को? क्या उन्हें किसी और मुद्दे को भी टच करना चाहिए था, चाहे वो चीन हो चाहे इकोनॉमी हो? देखिए, जब ये आया कि 6 बजे प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे नेशन को, तो लगा कि कोई बड़ी चीज होने वाली है। क्या स्टिमुलस पैकेज की बात करेंगे? इकोनॉमी को लेकर काफी चर्चा है। क्या चीन पे बॉर्डर के साथ कुछ हो गया है? ये भी अटकल लगाई जा रही थी। मतलब कुछ सीरियस चीज होगी। प्रधानमंत्री ने जब कहा ये एक उसको अलग लेवल पे ले गए, क्योंकि एड्रेस टू द नेशन में कहा कि देश को इस चीज को संजीदगी से लेना है, सतर्कता बरतनी है, हमें अपना गार्ड लेट डाउन नहीं करना है। ये एक नोट था जो कि हमको जिसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत केयरलेस हो गए हैं इस समय, बिना मास्क के जाने, और उनको लगता है कि सब कुछ खुल गया है तो सरकार की तरफ से ही खुला है, तो सीरियस नहीं है इतनी सिचुएशन। ये एक भावना आ गई है। और मैंने तो जो यंग लोग हैं, नौजवान तबका है, उनसे बात करते तो लोग सरकार जहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। तो आज जब बढ़ रहे हैं और बहुत सीरियस है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये सीरियस स्ट्राइक करना, अगर टाइम रहेगी, वो एक जरूरी चीज भी लगता है। और लेकिन ये सवाल उठना पार्टियों के तरफ इतना कैंपेन कर रही है, कोई मास्क नहीं है, भाजपा उतना कर रही है जी, और पार्टी रही है। और महाराष्ट्र के गवर्नर ने तो इतना भी कह दिया सरकार के खिलाफ कि मंदिर खोले जा रहे हैं, जब सेक्युलर बन रहे। तो ये इस जो नॉन सीरियस चीज है ना, कहीं तो नीजा जी आपकी आवाज कट रही है, क्योंकि शायद ये वाईफाई कनेक्शन जो है वो सही नहीं है। एमके वेणु और डॉक्टर नागे जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने बात जो कही वो सही कही कि भाई एहतियात बरतो और अभी रिस्क ना लो। ये कहते हुए नगमा, ये जब उन्हीं के पार्टी के प्रेसिडेंट इतना बड़ा बिहार में मीटिंग संबोधित कर रहे हैं, ये दोनों को मैं रिकंसाइल नहीं कर पा रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री एक मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट, जो रूलिंग पार्टी का जो प्रेसिडेंट, समझ में आता है कोई ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर नहीं एहतियात बरत नहीं रहा, मगर प्रधानमंत्री का ही मैसेज अगर उन्हीं के पार्टी का प्रेसिडेंट अगर उसको ठीक तरह से ना मान के चले, तो ये मेरे को कुछ लगता है कि कुछ अटपटा सा लगता है जी। वही तस्वीरें हमने दिखाई कि जेपी नड्डा की रैली में, और उसके बाद तो खैर चाहे वो नीतीश कुमार की रैली हो, माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव की रैली हो, तमाम जगह जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, पर खुद जेपी नड्डा की रैली में वो लोग मौजूद थे जो कह रहे थे यहाँ पर कोरोना नहीं है। तो ये सवाल है कि प्रधानमंत्री के संदेश के बाद हम उम्मीद करेंगे कि लोग इसको और सावधानी से लें। डॉक्टर नांगिया, आपसे आखिरी में एक चाहूंगी कमेंट कि किस तरह के एहतियात बरतना जरूरी है लोगों को, खास करके इन इलाकों में जहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है। जी, एक तो ये कि हम लोग को बाहर अपना निकलना जितना मिनिमम हो सकता है उतना करना चाहिए। जो बहुत ही एसेंशियल है सिर्फ उसी के लिए बाहर निकलें। ये जो सावधानियां हैं, स्पेशली जो हमारे एल्डर्स हैं घर के, जो बुजुर्ग हैं, जिनको कोई और बीमारी है साथ में, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर, इन लोगों के लिए फॉलो करना और भी ज्यादा जरूरी है। घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क पहन के निकलें, बिना मास्क के तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे प्रदूषण और कोरोना वायरस दोनों से ससेप्टेबल हो जाएंगे आप जी। 1-2 गज की दूरी बना के रखना है आपको सबसे, चाहे वो आपके अपने क्लोज मित्र हों या कोई ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है बाहर कम से कम निकलें। और अब ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लोगों में ये सतर्कता बहुत कम हो गई है और लोग बहुत धड़ल्ले से बाहर निकल रहे हैं। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं चेन्नई का, जहां पर साड़ी के एक शोरूम का एक वीडियो वायरल हो गया और उसके होने के बाद उसे सील किया गया। चेन्नई के टी नगर स्थित कुमारन सिल्क स्टोर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। जब अनलॉक के नियमों के मुताबिक स्टोर को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना था। वीडियो वायरल होने के बाद चेन्नई निगम ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। यहाँ पे ये सिल्क स्टोर जो है, वहाँ पर जो भीड़ है वो देखिए। तो प्राइम टाइम में इस वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बिहार चुनाव का हाल।
बिहार में नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन कुमार कहा जाता रहा, वो सड़क बनवाने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त बिहार के लोगों की बड़ी समस्या टूटी हुई सड़कें और उन पर लगने वाले जाम भी हैं। पटना से गया, औरंगाबाद, सासाराम और बक्सर से पटना की अपनी यात्रा का अनुभव बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। मैं इस वक्त बक्सर से पटना जा रहा हूं। बक्सर से पटना तकरीबन 130 किलोमीटर है और गूगल में अभी मैंने सर्च किया तो दिखा रहा है 4.5 घंटे बक्सर से पटना। स्टेट हाईवे पूरी तरीके से टूटी पड़ी है। एक समय में नीतीश कुमार ज़रूर सड़कों के लिए जाने जाते थे, लेकिन जहां तक मैंने ट्रेवल किया है, मैं पटना से गया से फिर औरंगाबाद तो खैर जीटी रोड पर है तो इसलिए वहाँ पर नहीं हमें प्रॉब्लम हुई। उसके बाद में जब सासाराम भी मैं गया तो पूरा सासाराम और जिस शहर में मैं बक्सर में हूँ, पूरा धूल से लिपटा हुआ, जाम से जूझता हुआ शहर है, जहाँ के लोग परेशान हैं। और ख़ास तौर पर जो भी स्टेट हाईवे किसी कस्बे से गुजरती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, उसके चलते लंबा जाम लगता है बिहार में इस वक्त। और ये बिहार की एक भ्रूण समस्या है जो धीरे धीरे पैदा हो रही है बिहार में। बिहार की एक मुख्य समस्या है जाम। अब आप देखिए स्टेट हाईवे को पूरा जो है वो दोनों तरफ से लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है और इस तरीके से लगातार आपको जाम मिलेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत मुश्किल है। ये देखिए लंबा सा जाम इधर लगा हुआ है। ये है बिहार और बिहार का जाम। चलो मोड़ो, बार बार रूट चेंज कर रहा है गूगल मापा। ये देखिए फंस गए हैं बुरी तरीके से। कैसे पहुंचेंगे पटना? बक्सर से 5 घंटे जाम में फंस कर अब आरा पहुंचे। ये देखिए आरा का जाम। गूगल पापा बता रहे थे कि 4.5 घंटे में बक्सर से पटना पहुंच जाएंगे, अभी 5 घंटे में आरा पहुंचे। इतना जाम का है बा? जाम जाम रहता है बराबर। अभी तो खाली है। चलो अभी ट्रक बंद है। हैं? ट्रक बंद है मैं। अच्छा तो ट्रक लगता तो लाइन लगी तो 2 घंटा 3 घंटा गाड़ी लगा हुआ था, कोई ट्रक पार नहीं करेगा। दोपहर को 2 बजे हम बक्सर से निकले थे। हमें लग रहा था कि शाम को तकरीबन 6 बजे हम पटना पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी हमने कोइलवर का ऐतिहासिक जो पुल है उसको क्रॉस किया है। कोइलवर जो पुल है वो सबसे पुराना पुल है सोन नदी के ऊपर में और यहाँ पर भी काफ़ी जाम लगता है। अभी हमारे जो ड्राइवर हैं रंजन, वो बता रहे थे कि रात के वक्त जब ट्रक खुलता है यहाँ पे, जब ट्रक चलता है तो काफ़ी कोइलवर के ब्रिज पर जाम लगता है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती रही कि अभी तकरीबन 7 बज रहा है, इसलिए कोइलवर के पुल पर जाम हमें नहीं मिला। कोइलवर का पुल क्रॉस करते ही पटना के लिए अब अच्छी रोड है। अब हम उम्मीद करते हैं कि 8 साढ़े 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे।
2 बजे हम बक्सर से चले थे और अब 8 बजे पटना में पहुंचे हैं। इस थकाऊ और उबा देने वाली इस सफ़र में एक बात बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति जाति में फंसी है, वैसे ही आने वाले दिनों में बिहार का विकास बिहार की सड़कों के जाम में फंसेगा। पटना से रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।